बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो काटा तो कतराए खूं भी न निकला। दोस्तों, इस शेर से आज की बात इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि 16 से 18 अप्रैल तक चले संसद के विशेष सत्र के दौरान महिलाओं को मान सम्मान और अधिकार देने के सवाल पर देश की हर पॉलिटिकल पार्टी ने जिस रफ्तार और संजीदगी से टसुए बहाए, उससे मुझे तो यही भ्रम हो गया था कि कहीं सभी राजनीतिक दल अपने 1/3 पुरुष सांसदों से इस्तीफा दिलवा कर महिलाओं के लिए 1/3 सीट खाली न कर दें। लेकिन हर राजनीतिक दल की पूरी कवायद इस मसले पर जुबानी जमा खर्च और आरोप प्रत्यारोप से आगे नहीं बढ़ सकी, और तब राजनीतिक दलों द्वारा प्रायोजित बहसों से किनारा करते हुए ये हिसाब लगाना जरूरी हो जाता है कि महिलाओं को सम्मान, अधिकार और प्रतिनिधित्व के मौके देने के मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों का रवैया कैसा रहा है। जोहार, नमस्कार, अभिनंदन आपका। लोक चेतना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। तो महिलाओं को मौके देने के मामले में राजनीतिक दलों की नीति और नीयत की पैमाइश के लिए सैंपल या नमूने के तौर पर अपने झारखंड को ही चुनते हैं। नवंबर 2024 के चुनाव के बाद झारखंड विधानसभा में रिकॉर्ड 12 महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं, जो राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। यूं तो 81 सदस्यों वाले झारखंड विधानसभा में 12 की संख्या बहुत छोटी है, लेकिन ये अगर रिकॉर्ड है अब तक का, तो आप सोच लीजिए। इनमें कांग्रेस की 5, भाजपा की 4 और जेएमएम की 3 महिला विधायक शामिल हैं, जो कुल 81 सीटों वाली विधानसभा का लगभग 14.8% है। अब इनका परिचय भी देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि ये कहां से आ रही हैं और झारखंड के राजनीतिक दलों ने नारी उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कितना काम किया है, किनके लिए काम किया है। झारखंड की वर्तमान महिला विधायकों में से गांडे की झामुमो विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन जेएमएम सुप्रीमो और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की पत्नी हैं। ईचागढ़ की जेएमएम विधायक सविता महतो झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो जी की पत्नी हैं। महगामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह की मां स्वर्गीय प्रतिभा पांडे झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं, और ससुर अवध बिहारी सिंह अविभाजित बिहार में ग्रामीण विकास मंत्री और महगामा से 4 बार विधायक रह चुके हैं। मांडर की कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी की बेटी हैं। पाकुड़ की कांग्रेस विधायक निशात आलम राज्य के पूर्व मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आलमगीर आलम की पत्नी हैं। बोकारो से कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह पूर्व मंत्री समरेश सिंह की पुत्रवधू हैं। जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा की विधायक पूर्णिमा साहू झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के पूर्व गवर्नर रघुवर दास जी की पुत्रवधू हैं। जमुआ से भाजपा की विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी पूर्व विधायक सुकर रविदास की बेटी हैं। झरिया से भाजपा विधायक रागिनी सिंह कोयलांचल की बेहद प्रभावशाली सिंह मेंशन परिवार की बहू और पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी हैं। झारखंड की वर्तमान 12 महिला विधायकों में से मात्र 3 यानी जामा से जेएमएम की विधायक डॉक्टर लुइस मरांडी, कोडरमा से भाजपा विधायक डॉक्टर नीरा यादव और रामगढ़ से कांग्रेस की विधायक ममता देवी ही ऐसी हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है और जिन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली। दोस्तों, यानी झारखंड की राजनीति में कुछ अपवादों को छोड़कर मौके उन महिलाओं को ही मिले हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक है और जिन्हें फिल अप द ब्लैंक्स फॉर्मूले के तहत परिवार की राजनीतिक विरासत सौंपी गई है। अब लोकसभा में झारखंड की महिलाओं के प्रतिनिधित्व का भी जायजा ले लेते हैं। 2024 में हुए 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव में झारखंड से निर्वाचित 14 सांसदों में से सिर्फ 2 महिलाएं हैं। कोडरमा से भाजपा की सांसद अन्नपूर्णा देवी और सिंहभूम से जेएमएम की सांसद जोबा मांझी। दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक है। अन्नपूर्णा देवी अविभाजित बिहार में मंत्री रहे स्वर्गीय रमेश प्रसाद यादव की पत्नी हैं, और जोबा मांझी के पति स्वर्गीय देवेंद्र मांझी झारखंड आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। चक्रधरपुर तथा मनोहरपुर से विधायक भी रहे। थोड़ा पीछे चलते हैं। 17वीं लोकसभा में भी
झारखंड से निर्वाचित सांसदों में से केवल 2 महिलाएं थीं, अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से और गीता कोड़ा सिंहभूम से। गीता कोड़ा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी हैं। यानी 17वीं लोकसभा के लिए झारखंड से निर्वाचित दोनों महिला सांसदों की पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक है। 15वीं और 16वीं लोकसभा में तो झारखंड से किसी भी महिला को प्रतिनिधित्व का अवसर ही नहीं मिला। झारखंड गठन के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव के बाद 14वीं लोकसभा के लिए झारखंड से निर्वाचित सांसदों में से केवल 2 महिलाएं थीं। खूंटी से कांग्रेस की सुशीला केरकेट्टा और जमशेदपुर से जेएमएम के सांसद सुनील कुमार महतो की हत्या के बाद हुए उपचुनाव में निर्वाचित हुई उनकी पत्नी सुमन महतो। उच्च सदन कहे जाने वाले राज्यसभा में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने के मामले में महिलाओं की हालत और भी बुरी है। झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल 6 सीटें हैं। वर्ष 2000 में राज्य गठन के बाद से अब तक निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों में से केवल 2 महिलाएं हैं। एक तो जेएमएम की वर्तमान राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी और दूसरी 2006 से 2012 के लिए निर्वाचित कांग्रेस की माबेल रिवेलो। ये ध्यान रखिए कि राज्यसभा के चुनाव हर 2-2 साल पर होते हैं और 2-2 सीटें खाली होती है झारखंड की और हर 2 साल में 2-2 लोग यहाँ से जाते हैं चुनकर। लेकिन 2000 से 2026 तक अब तक केवल 2 महिलाएं जा सकी हैं झारखंड से राज्यसभा। चलिए माना कि लोकसभा और विधानसभा में पार्टियों की मजबूरी होती है जीतने की अधिकतम संभावना वाले उम्मीदवार पर दांव लगाना। हो सकता है इस पॉलिटिकल कंपल्सन के कारण महिलाएं पीछे छूट जाती हों, लेकिन राज्यसभा में तो विधायकों का गणित काम करता है, विधायकों की संख्या का गणित काम करता है। जिस पार्टी के विधायकों की संख्या पर्याप्त हो वो किसी को भी उम्मीदवार बनाए, जीत तो सुनिश्चित होती है। फिर महिलाओं को राज्यसभा भेजने में राजनीतिक दलों ने ये कंजूसी क्यों दिखाई? महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने के लिए छाती पीट रही झारखंड की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ये सवाल पूछ लीजिए, शर्तिया उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा की बात तो छोड़िए साहब, अपनी अपनी पार्टी का नेतृत्व सौंपने के मामले में भी हर दल पुरुषों को ही काबिल समझता है। महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे की जिम्मेवारी सौंपी जाती है। झारखंड की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से अब तक केवल कांग्रेस और राजद ने ही किसी महिला को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। सुशीला केरकेट्टा झारखंड राज्य गठन के बाद से कांग्रेस की पहली और अब तक की एकमात्र प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। भाजपा में शामिल होने से पहले अन्नपूर्णा देवी आरजेडी की झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। भाजपा ने झारखंड में अब तक किसी महिला को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया है। तो सारांश यही है कि झारखंड में सक्रिय किसी भी राजनीतिक दल ने, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय दल, महिलाओं को सम्मान, अधिकार और प्रतिनिधित्व या नेतृत्व का मौका देने के मामले में ईमानदारी नहीं दिखाई। वही महिलाएं आगे बढ़ी और ज्यादातर सफल तभी हुई जिनके लिए वंशवाद या पारिवारिक विरासत एक मजबूत सीढ़ी बनी। हालांकि महिलाएं सक्षम हैं, ये पंचायती राज व्यवस्था में जमीनी स्तर पर गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि की महिलाओं के बड़ी संख्या में उभरने से प्रमाणित हो गया है। ये सही है कि पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण के कारण ऐसी महिलाओं को ताकत मिली, लेकिन विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तक उनकी पहुंच अभी भी सीमित है। और यहां भी महिलाओं की सम्मानजनक पहुंच सुनिश्चित हो, इसलिए तो महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। वैसे विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा अगर इन दिनों ताकतवर बना हुआ है, अगर इसकी वकालत हर दल की मजबूरी बन गई है, तो यह दबाव भी महिलाओं ने ही पैदा किया है। एक तो पंचायती राज संस्थाओं में आधी से ज्यादा तादाद में महिलाओं के निर्वाचन ने महिलाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आकांक्षा को नए पंख दिए हैं। अब महिलाएं सवाल पूछ रही हैं, जवाब मांग रही हैं। महिलाओं की राजनीतिक चेतना भी पहले की तुलना में काफी विस्तार पा चुकी है और ये हर चुनाव में महिलाओं द्वारा पुरुषों की तुलना में काफी ज्यादा सक्रियता से मतदान ने साबित किया है। हमेशा महिलाओं का वोट परसेंटेज
पुरुषों की तुलना में ज्यादा रहा है वोटर टर्नआउट। अब आखिर में बात महिला आरक्षण से जुड़े उस बिल की, जिसके लोकसभा में पारित नहीं हो पाने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। यह पूरी तरह से झूठ है कि 17 अप्रैल को विपक्ष के असहयोग के कारण जो बिल लोकसभा में गिर गया वह महिला आरक्षण बिल था। जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक गिरा वह महिला आरक्षण विधेयक है ही नहीं। दरअसल यह विधेयक संविधान में संशोधन करके 2011 की जनसंख्या के आधार पर नए सिरे से लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में सीटों का निर्धारण करने के लिए यानी परिसीमन के लिए लाया गया था। रही बात महिला आरक्षण की, तो महिला आरक्षण विषयक संविधान संशोधन विधेयक 2023 में पारित हो चुका है और इसी साल जब यह विशेष सत्र चल रहा था 16 अप्रैल को नोटिफाई भी हो चुका है। अब संसद में कानून बनाकर 1/3 सीटों को बस महिलाओं के नाम से आरक्षित कर देना है, जो इस मौजूदा लोकसभा के हिसाब से भी हो सकता था और या फिर जैसा कि 2023 में बिल पेश करते वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा था, परिसीमन और जनगणना तक का इंतजार किया जा सकता था। दोनों ही स्थितियों में महिला आरक्षण कानून पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। मौजूदा लोकसभा के हिसाब से अगर कर देते तो अभी फौरी तौर पर मिल जाता महिलाओं को आने वाले चुनाव में, और अगर आप परिसीमन और जनगणना का इंतजार करेंगे तो जाहिर है कि ये इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जिस भाजपा को 2023 में नारी वंदन विधेयक पेश करते समय यह वाजिब लगा था कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण देने को अमली जामा नई जनगणना और परिसीमन के बाद पहनाया जाए, वही 2026 में यह काम तत्काल 2011 की जनगणना के आधार पर करने को उतावली हो गई। वजह आप में से कई को समझ में आ रहा होगा, पता होगा। दिलचस्प तो यह भी है कि कांग्रेस सहित जिस संपूर्ण विपक्ष ने 2023 में नारी वंदन विधेयक को समर्थन दिया, वही 2026 में इसके अमल से जुड़े प्रस्ताव को रोकने के लिए लाठी लेकर खड़ी हो गई। भाई साहब, ये सब पॉलिटिकल टाइमिंग और राजनीतिक नफे नुकसान का खेल है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन को महिलाओं के मान सम्मान, अधिकार और नेतृत्व का मौका देने की फिक्र नहीं है। ये साबित हो चुका है। झारखंड में भी राजनीतिक दलों की इस क्रूर पुरुषवादी सोच की जड़ें काफी पहले से काफी गहरी हैं और आज मैंने वही बताने की कोशिश की है। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।